नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं डबवाली केसरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डबवाली में, जहाँ मेरे साथ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस विधायक अमित सिहाग मेरे साथ हैं। तो आज इनको लगभग 1 साल होने वाला है यहाँ विधायक बने। तो आज इनसे जानेंगे कि 1 साल में इनका लेखा जोखा क्या रहा, जो इन्होंने वादे किए थे डबवाली के जो जनता से, वो क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। विधायक जी, पहले ये जानना चाहेंगे कि आप विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कितना का मुश्किल रहा। अक्सर कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी बहस, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा? मैं मानता हूँ, देखो हर चीज़ एटीट्यूड का फ़र्क है। आज चाहे विपक्ष में ज़रूर हूँ, मगर अगर आपका एटीट्यूड या आपकी सोच इस तरीके से हो, सकारात्मक सोच हो, कुछ करने की सोच हो, तो मैं मानता हूँ कितनी भी कठिनाइयाँ ज़रूर हो, आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता अधिकतम चीज़ें अगर जो जनहित के अंदर होंगी उसमें सफलता ज़रूर हासिल होगी। और इसका उदाहरण भी है, जिस मुद्दे के साथ हम चुनाव लड़कर आए थे, डॉक्टर साहब की जो सोच थी और इस खास करके इस क्षेत्र के लिए कि एक शराफत और विकास की राजनीति को यहाँ स्थापित करना, जो डे 1 से जब से मैं चुनकर आया 24 अक्टूबर को, उसके बाद से पहला चाहे विधानसभा सत्र हो, बजट सेशन हो, विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, मैंने पूरे प्रयास किए कि जितने भी जनहित के जो मुद्दे हैं उनको बड़ी प्रबलता से उठाने के लिए, और केवल उठाने तक सीमित नहीं रहा, उनके ऊपर उनकी पूरी कार्रवाई की, पूरे प्रयास किए, और कुछ पे अमली जामा पहनाने में हम सफलता भी हासिल की। तो सोच की बात है। मैं मानता हूँ कठिनाई जितनी भी आए, अगर आपकी सोच सही होगी तो आप जरूर उसमें सफलता हासिल करेंगे। और इसमें कई सारे आपके सामने उदाहरण हैं। खासकर जैसे शहर की बात कर लीजिए, जो मेन मुद्दे कई जो दिए गए थे, जो ब्लड बैंक की मांग थी, तकरीबन 30 साल पुरानी मांग है, 1990 से लोग ब्लड बैंक की यहाँ पर मांग करते हैं, मगर इतनी सरकारें चली गई, किसी ने पूरी तरीके से उससे करने का काम नहीं किया। मैंने इसको मानता हूँ एक बहुत बड़ी आवश्यकता के रूप में देखा। उसके लिए चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाने की आवश्यकता पड़ी, वो वहाँ पे गया, चाहे विधानसभा में उठाने की बात हो, वहाँ पर गया, और जो कमियां थी, केवल बोलने से बात नहीं बनती, उनमें क्या कमियां उनको समझ के उनको दूर कराने का प्रयास करना। जैसे जिस तरह सब्जी मंडी की बात है, उसको शिफ्ट कराने का तकरीबन उसको काम पूरा अमली जामा पहनाने का काम किया है, अभी आखिरी चरण उसका बाकी है। लाइटें लगाने की जो सुविधा थी, जो LED की लाइट्स थी, वो सबसे पहले लोगों ने मांग की कि बुरा अंधकार में ये पूरा शहर रहता है, तो उसके लिए प्रयास किए। पहला टेंडर विफल हो गया, फिर दूसरा टेंडर हुआ, उसके बाद आज लाइटें लगनी शुरू हो चुकी हैं। सफाई व्यवस्था में मैं कहता हूँ पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हुआ, मगर जो उपकरण थे या कुछ जो कर्मचारी लगाने की आवश्यकता थी, कलेक्शन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत थी, उस पर काम हुआ है। बंदर के जो बंदरों की समस्या है, उसके ऊपर भी टेंडर का, मतलब अलग अलग जो हमारी जितनी भी यहाँ पर शहरवासियों की मूलभूत सुविधाएं, ज़रूरतें, उन पे प्रयास मैंने सच्चे मन से शुरू किए, और जिनमें मुझे आम जन का सहयोग भी मिला है, आशीर्वाद भी मिला है। अभी मैं कुछ समय पहले ही, जैसे यहाँ पर जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम का हालांकि ज़मीन तो 12-13 एकड़ ज़मीन है, बड़ा प्राइम एरिया पे, पर अभी तक उसका कोई ख़ास सुविधा लोगों को, जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं, जो नागरिक हैं, उनको नहीं मिल पा रही। उसके लिए मैं अभी खेल मंत्री से मिलकर आया था कि किस तरीके से ना केवल इसका रख रखाव किया जाए, मगर इसे एक मॉडल स्टेडियम के रूप में बनाया जाए। तो मेरी सोच है, और केवल मैं विधायक के रूप में, ये नहीं कि मुझे एक MLA का तबका मिल गया, मैं उस बात से खुश हूँ। मैं अगर जो लोगों ने जो 5 साल मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनके लिए कुछ कर जाऊँ, मेरे लिए मैं मानता हूँ सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेने में कम विश्वास रखता हूँ, देने में ज़्यादा रखता हूँ। उसी तरह ग्रामीण अंचल की बात करो, रक्ता खेड़ा खरीफ चैनल की है, उसको एक युवा नेता हैं, तो हम डबवाली की बात करें तो एक त्रिवेणी कहा जाता है डबवाली को। तो युवाओं में जहाँ यहाँ नशा बहुत है, क्राइम भी बहुत है, तो सर युवाओं के लिए सर क्या खास चल रहा है? देखिए, खास करके मैं मानता हूँ युवाओं को 3 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले उनको अच्छी शिक्षा की, रोज़गार के साधन मुहैया किए जाएं, और साथ में वो जिस तरीके की जो आप मानते हैं कि जो नशे की समस्या है, इनसे दूर करके खेल या उसकी तरफ बढ़ावा दिया जाए। मुख्य रूप से मैं मानता हूँ 3, एक ऐसा वातावरण हो जिसमें युवा आगे बढ़ सके। तो मेरी कोशिश रही थी, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो नशे का है, उसको लेकर मैंने पहले ही एक मुहिम, मैं मानता हूँ इसको एक तरीके से प्रशासनिक मुहिम चाहिए कि उनकी तरफ से सख्ताई भी हो, उनकी तरफ से जो सिस्टम को बेहतर किया जाए, और दूसरी तरीके से एक सामाजिक मुहिम की ज़रूरत है। तो जहाँ तक सामाजिक मुहिम की बात थी, मैंने कि भाई लोगों का रुझान खेलकूद की तरफ प्रोत्साहित किया जाए युवाओं को। मैंने 25 दिसंबर बनने के बाद 25 दिसंबर जो मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है, उस दिन एक 1600 मीटर की दौड़ की एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। एक सोच थी जिसमें कैश प्राइज़ दिया, इनाम दिया कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। जो खेल कूद की सुविधा, जैसे मैंने कहा कि स्टेडियम के रख रखाव, इनको बेहतर करने का मेरा लक्ष्य ये है
कि ज़्यादा लोग खेल कूद की तरह और ना केवल सिर्फ अपने मतलब एक हॉबी की तरह कि सही में स्पोर्ट्समैन यहाँ पर तैयार हो। तो एक कल्चर को बदलाव, और जहाँ पर प्रशासन की बात है, सख्ताई करने की बात है, मेरा निरंतर इनके साथ तालमेल, चाहे यहाँ पर जो पहले एसपी महोदय थे उनके साथ या आगे तक। तो जैसे देसू जोधा में चौकी, देसू जोधा एक हब बन चुका था नशे की समस्या का, पंजाब से लोग आते थे यहाँ पर, बल्कि चुनाव के दौरान भी एक मुठभेड़ भी हुई थी, गोलियां भी चली थी, मौत भी हुई थी। तो उसको मद्देनज़र मैंने यहाँ पर चौकी बनवाने का काम किया, उसमें हमें सफलता हासिल हुई। जहाँ तक हमारी दूसरी तरफ छोर पे चौटाला गांव, जहाँ पे कई सारी हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, तो वहाँ पर मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि वहाँ पर भी जो चौकी है उसको थाने में कन्वर्ट किया जाए, और उसके लिए भी सकारात्मक रुख दिखाते हुए प्रशासन ने उसको आगे भेजा है। तो इसी तरीके से प्रयास है। फिर सबसे बड़ी बात थी, मैं पहला शायद पहले भी इस पर सुरगुराहट तो रही, लोगों ने, मीडिया के लोगों ने भी मांग, सामाजिक लोगों ने भी मांग उठाई, मगर इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो मैं मुख्यमंत्री के पास लेकर ये मांग लेकर गया था कि इसको एक पुलिस ज़िले में तब्दील किया जाए, ताकि यहाँ पर एक एसपी बैठे, और अगर एसपी बैठेंगे तो उससे मैं मानता हूँ प्रशासन ज़्यादा, हमारे सुविधाएं भी मिलेंगी, प्रशासन में भी ज़्यादा गंभीरता आएगी, और फिर हम कहीं ना कहीं शायद नशे की समस्या का और बेहतर काबू कर सकते हैं। तो उस पर भी मेरी पूरी तरीके से आगे प्रयासरत भी है। और एक शुरुआत की थी मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखकर, विधानसभा में मांग रखकर। तो मैं मानता हूँ युवाओं के लिए बट सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आज बेरोज़गारी का माहौल है। बेरोज़गारी तकरीबन यहाँ पे हरियाणा प्रदेश जो रोज़गार देने में शायद नंबर 1 पे था, आज बेरोज़गारी में नंबर 1 पे आ चुका है। और मेरे सामने है, जब भी मैं यहाँ दफ्तर में बैठता हूँ, आज सबसे बड़ी मांग जो लेकर आता है साथी, कहीं कंट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी हो या दूसरी नौकरी हो। तो बेरोज़गारी का आलम बहुत है, और इसके लिए तभी हो सकता है जब पूरा शिक्षा का सिस्टम हो, रोज़गार नई सरकार पैदा करने का काम करेगी, और वो मैं क्या मानता हूँ उसके अंदर ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। स्कूल बंद करने का काम किया, स्कूल बनाने की जगह, और जहाँ पर रोज़गार देने की आवश्यकता थी, आज वो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो हरियाणा से पलायन करने का काम करती हैं। तो ये जब तक ढांचे को सुधारा नहीं जाएगा, मैं मानता हूँ सही मायने में युवाओं का भला नहीं हो सकता। सर, डबवाली की जनता ने आपको विधानसभा में पहुंचाया, तो आपका एक मुद्दा था कि डबवाली को आप जिला बनाना चाहते हैं, सर उस पर कितना काम? देखिए, वही बात मैंने आपको कहा कि मुख्य रूप से मैं प्राथमिकता से मुख्यमंत्री के पास गया, चाहे विपक्ष का विधायक ज़रूर हूँ। मैंने इस बात से गुरेज नहीं किया कि जो मेरे क्षेत्र की ज़रूरी मांग है उसको लेके चाहे मेरे को मुख्यमंत्री या सत्तारूढ़ पार्टी के पास भी जाना पड़े, मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे मैंने ये बात रखी थी मुख्यमंत्री जी के समक्ष कि कई इस तरह की मांग भावनात्मक मुद्दों पे होती है। मैं केवल राजनीति के से प्रेरित होकर आपके बीच में नहीं आया। मेरा मकसद ये है कि ये जैसे आपने कहा त्रिवेणी पड़ती है, यहाँ पे नशे का व्यापार दोनों प्रदेशों से यहाँ पर पहुँच रहा है। अगर हम सही मायने में इस क्षेत्र को का भला करना चाहते हैं, ये बैकवर्ड क्षेत्र भी है इकोनॉमिकली, और नशे की समस्या को भी रोकथाम करना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र को ज़िला बनाने की आवश्यकता है। बहुत से ज़िले ऐसे हैं जो 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर की दूरी पे बने हैं। हमारा अगला जो ज़िला है सिरसा, वो 60 किलोमीटर है तकरीबन शहर से। तो मेरी एक, मैंने कहा कि वाजिब मांग है, और अगर आप शुरुआती तौर पे उसे ज़िला नहीं बना सकते तो कम से कम शुरुआती तौर पे पुलिस ज़िला ज़रूर निर्माण करने का काम करें। उन्होंने उस टाइम सकारात्मक एक रुख तो दिखाया था, और अभी तक उस पर कोई पहल होती हुई नहीं दिखाई दी। तो इसको आगे भी इसी तरीके से पुरजोर तरीके से मैं उठाने का काम करूँगा जब तक हमें सफलता हासिल ना। सर, सरकार की हम बात करें, किसानों की बात करें, तो 3 विधेयक लाए गए हैं, सर उन पर क्या कहें? देखिए, पूरी तरीके से ये आपके सामने है। मैं एक राजनीतिक रूप से नहीं, जो किसान जिस तरीके से धरने पे बैठे हैं, जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि किसान इसके पूरी तरीके से विरोध के अंदर है। और हमारी बात ये सब, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो अगर जो विधेयक आए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनको भी अगर दरकिनार एक बार साइड पर रखें। जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये सरकार चल रही है, कोई भी अगर उन्होंने कानून बनाना होता है, कोई हर चीज़ ऑर्डिनेंस या धक्काशाही के माध्यम से, तो सबसे बड़ी गंभीर जो समस्या आज की तारीख में है कि प्रजातंत्र कहीं ना कहीं हमें बड़ा कमज़ोर करता हुआ सरकार की मंशा दिखाई देती है कि विपक्ष की आवाज़ ना हो, किसी की आवाज़ ना हो, केवल उनकी मन की बात चले। सबसे पहले तो मेरी मैं उस पर बड़ा विरोध दर्ज करना चाहता हूँ, और हम करते रहे हैं कि जो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे केंद्र की सरकार मोदी जी हो, उनको जन की बात को सुनने की शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा, जिस तरीके से ये है, ये पूरी तरीके से ना केवल किसानों को मगर मज़दूरों को, व्यापारियों को, आमजन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के, खास करके जो हमारे 2-3 प्रदेश हैं जो कृषि आधारित प्रदेश हैं, और जो
सही मायने में जहाँ पे किसान एक तरीके से फिर भी खुशहाल रहे हैं बाकी प्रदेशों के मुकाबले में। आज मोदी जी की मंशा इस तरीके से दिखाती है कि उसको भी पूरी तरीके से कॉर्पोरेट के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं कि किसानों की सुध ना लेकर कॉर्पोरेट जो उनके अडानी अंबानी जिस तरीके से है उनका जिन्होंने उन पे पैसा लगाया उनकी सुध लेते हुए केवल उन पे उनका ध्यान केंद्रित है। तो हमारा पूरी तरीके से विरोध है इसके बारे में। और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी, कई लोग ये कहते हैं, मैं इस चीज़ पे भी मेरी सोच अलग है, कई लोग कहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये कानून कहाँ पास किए जाए, ये पार्लियामेंट में विधानसभा में पास किए जाते हैं। सरकार का भी कहना है सर विपक्ष बरगलाने का। नहीं, वही बात है, सरकार तो यही कहेगी। जब आप अपने विपक्ष में होते थे उस समय अधनगन होकर वो कहते जी हम किसानी के स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। और आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूँगा, इनकी सही मायने में मंशा जहाँ दिखाई देती है, इसी सरकार ने, सरकार बनने से पहले भाजपा पार्टी ने 2014 के चुनाव से पहले एक घोषणा की थी कि भाई हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू करेंगे। 2015 में आते आते जब सरकार मिल बन गई, उनको सत्ता हाथ में आ गई, उन्होंने एक हल्फनामा दायर किया कोर्ट के अंदर जहां पर उन्होंने कहा कि भाई ये तो लागू हो ही नहीं सकता। उसके बाद जब विरोध पैदा होने लगा फिर वो कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसी घोषणा ही नहीं की थी। उसके बाद कहते हैं कि हाँ हमने तो फिर कहा कि मध्य प्रदेश का जो मॉडल है, जो भावांतर स्कीम है, वो उससे बहुत बेहतर है, तो स्वामीनाथन की जरूरत नहीं। और अगले साल 2019 अगले चुनाव आने तो कहते हैं कि हमने पूरी तरीके से लागू कर दी। तो जिस सरकार की कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है, वो कहते हैं हमें आपको एमएसपी के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, एमएसपी देंगे। तो लोगों ने ये कहा कि हमने आपको पहले भी देख लिया, बरत के देख लिया है, और सही मायने में आपकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर आपको सही मायने में किसान हितैषी, अब तो उन्होंने सिद्ध कर दिया, जिस तरीके से जहाँ भी किसान उनके पास जाते हैं आज की तारीख में तो उनको नकारने का काम कर रहे हैं। और जो ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो मैं इसमें दो ही बात कहना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी, एक तो कई लोग ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी आवाज़ नहीं उठाती किसानों की, कई लोग ये भी कहते हैं, और कई कहते हैं कि भाई किसान कांग्रेस पार्टी बरगलाने का काम कर रही है। मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी ने इतने उठाए हैं पिछले 6 सालों में, मगर यही मुद्दा क्यों ऐसा है जो सही मायने में आज किसान पूरी तरीके से जो सरकार पर दबाव डालने का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें आमजन भी उसके साथ जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है आमजन और किसानों की बात को उठाने का। पर मैंने जैसे कहा, राजनीति का इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता है अगर लोगों को सही तरीके से वोट डालने के लिए, क्योंकि कानून केवल सड़कों पे नहीं बदले जाएंगे, उस पर हम उन पे जोर डाल सकते हैं, उन पे प्रेशर डाल सकते हैं, मगर सही मायने में वो विधानसभा और लोकसभा में बदले जाते हैं। और उसके लिए सही लोगों को वोट देकर चुनकर आपको विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने की आवश्यकता है। इसलिए आज के तारीख में मैं मानता हूं कांग्रेस एक ऐसा विकल्प है जो सही मायने पहले भी जिसने दर्शाया, कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में, आमजन के हित में लड़ती रही है और आज भी उनको इसी तरीके से उनके साथ खड़ी हुई है। सर, किसान आज सड़कों पर है, तो आगे हम बात करें तो जो विपक्ष है किसानों के हित के लिए आगे क्या करेगा अगर विधेयक वापस नहीं लिए जाते? देखिए, हमारी तरफ से ये इस तरीके का जो प्रेशर है, जो दबाव है, चाहे विधानसभा के अंदर, हमने विधानसभा के अंदर भी मांग रखी थी कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने चर्चा नहीं की। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा, सबसे बड़ा आज की तारीख में जो समस्या पैदा हो गई है कि डेमोक्रेसी को दरकिनार करके एक व्यक्ति की मन की बात चले जा रही है। और हमारा यही प्रयास रहेगा जितने भी चुनाव आते हैं आने वाले सब, क्योंकि जनता की राय को, जनता के गुस्से को दर्शाने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो चुनावों के माध्यम से। तो मैं जैसे आज बड़ौदा का उपचुनाव है, लोग कहते हैं कि भाई, मैं कहता हूँ हर मुद्दे को भूल जाइए। आज की तारीख में उस चुनाव में आपको अगर सही मायने में आप इस सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं हैं तो आपको दर्शाने की ज़रूरत है उस वोट के माध्यम से कि भाई हम आपको किसी चुनाव में जीतने नहीं देंगे जब तक आप अपनी मन की बात छोड़ के जन की बात तक नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी, मैं कहता हूँ, एक विकल्प के रूप में उनके सामने है। ये आप भरोसा मैं दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे 10 साल का राज था, ये आपके सामने, ये कोई वो कहने की बात नहीं है, ये तथ्य हैं सामने कि जब हमारे कांग्रेस पार्टी का 10 साल का राज रहा तो एक भी किसानों का आंदोलन नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कुछ मुद्दों पे विरोध ज़रूर हो सकता है, उसके बावजूद आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की जो सरकार, जो नेता थे, वो आम जन की, किसान की बात सुनने का काम किया करते थे। तो यहाँ पे वो सुनवाई के कोई उनके पास माध्यम नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, और कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ आम जन या किसान उन्हें कहेंगे उसी तरीके से उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी है।
ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक अमित सिहाग, जिनसे हमने जनता के तमाम मुद्दों पर बात की। तो आगे भी ऐसे जनता के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। जुड़े रहिए डबवाली केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकरण सिंह के साथ।